Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2 की एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी जी पेज नंबर 30 से और पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और साथ में आपके प्रोजेक्ट वर्क को भी डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स। और यही जो आपके चैप्टर के लास्ट में प्रोजेक्ट्स होते हैं इन्हीं में से आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आता है। प्रैक्टिकल की अलग से लिस्ट नहीं होती है, यही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इन्हीं में से 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आ जाता है और 10 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट आता है। ठीक है जी। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जो कि है आपके पेज 30 पे। अगर आप लोग बुक साथ में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, कैन सेल सर्वाइव विदाउट एनर्जी? So no, cells cannot survive without energy because energy is needed for all life processes। हमारी लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सबको करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सेल्स की ज़रूरत है और सेल्स ही वो इकलौता हमारी बॉडी के अंदर पार्ट है जो कि ये सारे प्रोसेसेस को करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज दीज वर्ड्स टू शो हाउ ऑक्सीजन रीचेस ब्लड। तो डिफरेंट तरह से इनको अरेंज किया गया हुआ है। हम लोग इसको बेसिकली अरेंज करना है कि किस तरह से ये प्रोसेस एक्चुअल में होता है। तो वर्ड्स लिखे हैं, ब्लड, नेजल कैविटी, ब्रोंकियोल्स, ब्लड कैपिलरीज, एयर, एल्वुलाई, ब्रोंकाई, नॉस्ट्रियल्स एंड ट्रैकिया। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर जी होगा एयर। एयर से फिर कहाँ पे जा रही है? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स फिर कहाँ पे जा रहे हैं जी? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से होते हुए एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में और फिर जाती है एल्वुलाई में और एल्वुलाई से जाती है ब्लड कैपिलरीज में और फिर ऑक्सीजन जो है पहुंच जाती है आपके ब्लड के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और आपने इसको इसी तरह से एक लाइन के अंदर अगर आप लोग लिख सकते हैं तो एक लाइन के अंदर लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपका कोई भी वर्ड जो है वो आगे पीछे ना हो इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड? कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है? और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपके सेकंड टर्म में फाइनल टर्म में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो हमारे को ब्लड के अंदर कौन से सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस तो ट्रांसपोर्ट होती ही होती हैं। उसके अलावा वाटर, केमिकल्स जिनके अंदर हार्मोन्स और आयंस आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में फूड आ जाता है और साथ में वेस्ट मटेरियल भी आपकी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने डिफरेंशिएट करना है आर्टरी और वेन को और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोग क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए इसको आप टेबल फॉर्म में लिखें क्योंकि फिर दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बिल्कुल एक साथ लिखा हुआ आ जाता है टेबल फॉर्म में और ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके पेपर का आपके एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है जी। तो सबसे पहले आर्टरी है। आर्टरी की हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये ब्लड को कैरी करता है। ब्लड को कहाँ से लेके जाता है? हार्ट से अवे लेके जाता है। और वेन जो होती है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आता है। ब्लड कैरीज ब्लड टू द हार्ट तो वो वेन है। कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो दैट इज आर्टरी। ठीक है। ये इन दोनों का पहला डिफरेंस हो गया। इसके बाद आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं और जो वेन की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आर्टरी है। आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होते हैं, वेन के अंदर वॉल्स होते हैं। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर। आर्ट्रियम जो है दैट इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट और वेंट्रिकल इज प्रेजेंट ऑन द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। आर्ट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है। ठीक है।
आर्ट्रियम की होती है थिन वॉल्स होती हैं, वेंट्रिकल की थिक वॉल्स होती हैं। आर्ट्रियम में हमारे पास लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम होता है, वेंट्रिकल में हमारे पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो आई होप कि ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ डज द ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी? तो ब्लड आपकी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है? ब्लड इस तरह से सर्कुलेट करता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पहुंचाता है आपके लंग्स की तरफ ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके। ठीक है, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिलती है और फिर ब्लड कहाँ पे चला जाता है, आपकी होल बॉडी की तरफ चला जाता है। होल बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस आपके हार्ट की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो हार्ट में जो है हार्ट को ब्लड मिलता है लंग्स के थ्रू, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता, सॉरी, हार्ट जो है वो ब्लड को भेजता है आपके लंग्स की तरफ ताकि ऑक्सीजन उसको मिल सके। वहाँ पे उसको जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ब्लड आपका पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस आपके हार्ट की तरफ लेके आती हैं और फिर इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, व्हिच वी हैव स्टडीड इन द हार्ट बिफोर। हार्ट का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, अगर आप लोगों ने हार्ट की वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो जाके देख लें, और अगर देखी है तो आप लोगों को याद होगा कि हार्ट की वर्किंग किस तरह से होती है और किस तरह से वो ब्लड को पंप करता है। किस तरह से कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने कंपेयर करना है रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग को। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन के साथ, और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, सेल्स के बाहर ये प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन सेल्स के अंदर होता है। ब्रीदिंग में हमारे पास कौन-कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं, लंग्स और नोज़, जबकि रिस्पायरेशन में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिस्पायरेशन के अंदर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन के ऊपर टीचर ने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो भाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आते हैं इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, तो डिफरेंशिएशन को आंसर करना इजी होता है, इसलिए एग्जामिनर्स भी ट्राई करते हैं कि इस तरह के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन दें ताकि चेक कर सके कि बच्चा जो है वो किस तरह से लिख रहा है। क्योंकि आपका जो आगे बोर्ड का पेपर होता है क्लास का 8 का या 9 या 10 का, उसके अंदर भी मैक्सिमम जो है ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज बेसिकली आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है उसको चेक करता है एग्जामिनर कि आप पेपर के अंदर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करना है कि जी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज की जाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो है वो लार्जली प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी लेस प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स है लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। और ये मोस्टली जो है एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये स्पेशल कंडीशंस में अकर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, डायग्राम इससे रिलेटेड आप लोगों की पेज नंबर 20 के ऊपर होगा। अगर आप लोगों को वो इजी लगता है तो आप लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली शो करना है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके अंदर ये 36 एटीपी का मतलब है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है? तो हम मोस्टली कहते हैं कि ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट जो है इसका ये लैक्टिक एसिड अल्कोहल है, ठीक है? जो कि ये आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है? और एनर्जी कितनी देखिए प्रोड्यूस हुई है 2 एटीपी मीन्स बहुत कम ना होने के बराबर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक क्लियर हो चुका होगा। नहीं अगर क्लियर हुआ है तो आप लोग जाके कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के जो यूनिट 2 की एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो अभी आप लोग जाएँ वीडियो को इधर ही पॉज़ करें और वो वाली वीडियो जाके देखें। ताकि आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसके बाद आके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि हाउ डू रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड ब्लड सेल्स बॉडी सेल्स विद द मटेरियल दे नीडेड। कैसे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में एक साथ काम करते हैं ताकि बॉडी सेल्स को वो मटेरियल मिल सके जो उनको चाहिए है। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दे वर्क क्लोजली टुगेदर टू सप्लाई बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट गैसेस। कैसे देखा हाउ दे वर्क कैसे काम करते हैं। ऑक्सीजन जब ली जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो एयर कहाँ पे जाती है, इट एंटर्स इनटू योर लंग्स। लंग्स से लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो पास ऑन होती है एल्वेलाई में, ठीक है? अब जब ये ऑक्सीजन एल्वेलाई में पास ऑन हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर जाती है इनटू द ब्लड इन द नियर बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। अब जब वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी कैपिलरीज के थ्रू तो क्या होगा, ये जो है कैपिलरीज जो होती हैं इनके अंदर होता है ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये हार्ट जो होता है वो पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को थ्रू आर्टरीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। आगे जो है ऑक्सीजन वो चली जाएगी आपकी बॉडी के अंदर और ये कैपिलरी से जो है ब्लड के अंदर जो अ, ऑक्सीजन होगी ये चली जाएगी आपके हार्ट के अंदर, ठीक है? हार्ट से कहाँ पे जाएगी, आर्टरीज के अंदर, आर्टरी से आपकी पूरी बॉडी के अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है जब आपकी बॉडी सेल्स के अंदर चली जाएगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ताकि वो आराम से डेली के जो आप लोग काम करते हैं उस एनर्जी के थ्रू करते हैं, ठीक है? अब सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ब्लड के अंदर एंटर करती है और उसी तरह से जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई होती है उसी प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस लंग्स के अंदर चली जाती है और वहां से बाहर आपकी बॉडी से निकल जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू एक्सहेल, ठीक है? कंक्लूजन, अब आपने एकदम से सांस लिया और एकदम से आपने सांस छोड़ भी दिया है तो दिस प्रोसेस ये हमें समझने में इतना टाइम लगा है लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ठीक है? इट हैपेंस विदिन सेकंड्स इन योर बॉडी। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को लेके आता है बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करता है। जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस को आपकी बॉडी सेल्स की तरफ लेके जाता है एंड टुगेदर दे इंश्योर दैट सेल्स गेट द ऑक्सीजन दे नीड एंड वेस्ट गैसेस आर रिमूव्ड एफिशिएंटली। सो दिस वाज द क्वेश्चन और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया है तो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है ताकि हम इसको आगे और अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकें। ठीक है जी, अच्छा ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली आप लोग के पेपर्स में आ जाते हैं और फिर क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं तो हमें ये इनको पढ़ना ज़रूरी है, इनको याद करना ज़रूरी है बिकॉज़ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों के पेपर में कभी आ जाती होती है। इतना ज़्यादा मैंने पेपर में आते हुए इस क्वेश्चन को नहीं देखा है बट स्टिल इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि 1-2 पेपर में पिछले 5 साल में 1 या 2 दफ़ा ही ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है? इट हेल्प्स इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन बॉडी सेल्स। ये अभी हमने पढ़ा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम
के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव करता है। ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी सेल्स के अंदर जाती है ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें हैं, एयरवेज़ है और लंग्स हैं। एयरवेज़ के अंदर क्या है, एयर जो है आपके नेज़ल कैविटी से अंदर जाती है थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। नेज़ल कैविटी से इन एयर क्या होती है, क्लीन होती है, वार्म होती है और मॉइस्ट होती है। फिर एयर जो है कहाँ पे चली जाती है, आपके लैरिंक्स में चली जाती है और आपके ट्रैकिया में एंटर करती है। पैसेज कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कि फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है और ये ट्यूब्स जो है कैरी करती हैं एयर को इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या होता है, ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू द 2 ब्रोंकाई, जो कि आगे आपके लंग्स के अंदर एंटर होता है और इनसाइड द लंग ब्रोंकाई ब्रांच इनटू ब्रोंकियोल्स। तो ये जो लंग्स है ये आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में और नेक्स्ट ब्रोंकाइल्स के लास्ट में क्या होता है, एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई सॉरी एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स देयर आर टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। यहाँ पे क्या होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं एंड आर दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वुलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वेलाई में होता है और लंग एक ह्यूज स्पॉन्ज की तरह काम करता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की जाती है और डिफ्यूज़ हो जाती हैं इनटू द एल्वेओलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज़। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कैरी की जाती है सेल्स के अंदर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि होता है ऑक्सीजन लेस ब्लड, वो और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो आपके लंग्स के अंदर वापस चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके एल्वुलाई के अंदर जाती है, एल्वुलाई से इवेंचुअली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कुछ इस तरह से 2 स्टेप्स है, इन्हेलेशन है और एक्सहेलेशन है। इसके अंदर जो है डायफ्राम जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव करता है डाउनवर्ड की तरफ जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और चेस्ट जो है आपका एक्सपैंड होता है, एयर जो है वो एंटर करती है और लंग्स के अंदर चली जाती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ वापस आ जाता है, चेस्ट आपकी स्मॉल हो जाती है और एयर जो है इट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसका ये जो डायग्राम है आपकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 21 पे है, फिगर 2.4 है, कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो उनके साथ डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन है, हाउ डज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वुलाई। तो ये जो हमने ऊपर ये पढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल सेम यही चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है वो इन्हेल की जाती है, एल्वुलाई के थ्रू डिफ्यूज़ होके आपके ब्लड के अंदर कैपिलरीज़ के थ्रू चली जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके सेल्स के थ्रू जो है आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से होता हुआ आपका लंग्स की तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर उसी सेम वे से, जिस वे से आई होती है उसी वे से वो वापस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज होती है एल्वेलाई के अंदर और एल्वेलाई से वो वापस आपके लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। कुछ इस तरह का डायग्राम इसका आपका पेज नंबर 21 में फिगर 2.5 में बना हुआ है। ये आप लोगों ने ड्रॉ करना होगा अगर ये आप लोगों के पेपर के अंदर आ जाए तो, इन लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसके साथ डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के हमेशा जो है 3-4 साल से जो है ये हमेशा क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है कि एल्वेओलाई को परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि दे आर थिन वॉल्ड, उनकी थिन वॉल होती है, सिंगल सेल थिकनेस होती है, ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, इस वजह से इनको रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहा जाता है। सेकेंडली इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये थोड़ी सी मॉइस्ट होती हैं, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड दे हैव फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर, इसलिए इनको परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल एल्वेलाई इन द लंग्स इफ दे आर फ्लैटेड एंड स्प्रेड आउट। के अगर हम लोग लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई हैं
उनको फ्लैट करके ऐसे ज़मीन के ऊपर रख दें, तो फ्लैट करके रख दें और इनका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा? तो अगर हम लोग इफ ऑल alveoli of your lungs are flattened and put together, their surface area will be equal to that of a टेनिस कोर्ट। अगर आप लोगों ने टेनिस कोर्ट देखा हो तो इतना बड़ा आप लोगों के लंग्स के अंदर जो है ये alveoli है। अब क्योंकि वो गोल-गोल होके आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको फ्लैट करके रख दें तो इतने बड़े वो alveoli हैं कि वो टेनिस कोर्ट के अंदर फिट हो जाएँ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर? राइट देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेफिशिएंसीज। तो ये आपका पेज नंबर है अ 24। इसके ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है। दिस टेबल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपने रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को हम लोगों ने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फंक्शन किस तरह से होता है और कौन-सी एग्ज़ाम्पल होती है डिज़ीज़ेज़ की अगर रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर कम हो। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है, इसको हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दोबारा से इस वीडियो को अंदर सुना के आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। जस्ट एक छोटा-सा कि रेड ब्लड सेल्स जो है ये डिस्क शेप उनका होता है, ठीक है? इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करती है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है और अगर ये आपकी बॉडी के अंदर ना हो तो एनीमिया टाइप की डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स, साइज़ेज़ और शेप्स होते हैं। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल जर्म्स और अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी को डिफरेंट वायरसेस अटैक कर सकते हैं बहुत जल्दी और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी इरेगुलर टाइप के होते हैं। ये बेसिकली इनका काम होता है हमारे ब्लड को स्टॉप करना अगर हमें चोट लग जाए तो। और ये जो होते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएँ तो डेंगू फीवर जैसे वायरसेस जो हैं हमारी बॉडी को अटैक कर सकते हैं और ये ऐसे डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि आपके प्लेटलेट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आई होप सो कि लास्ट हो। हाँ जी। तो एक्सप्लेन आपने करना है कि ह्यूमन हार्ट को आपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आप लोग का पेज नंबर है 26। अगर आप लोग को वो ईज़ी लगे तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं और अगर आप लोग को ये ईज़ी लगे तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया है वही आप लिखें। अगर आप लोगों को बुक से याद करना ईज़ी लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है? तो आपका क्वेश्चन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इट वर्क्स इन रिदमिक मैनर टू सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा इसके अंदर वॉल्व्स भी होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट कुछ इस तरह से है कि राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है from the veins to of the body and pumps it into the lungs। lungs क्या करते हैं ब्लड को ब्लड के अंदर ऑक्सीजन देते हैं और एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। फिर उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और फिर जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो पंप किया जाता है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करते हैं और फिर वो जो है आपकी आर्टरीज़ की तरफ ब्लड चला जाता है और आर्टरीज़ जो है वो ब्लड आपकी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम आप लोगों के लिए आप लोग को ईज़ी करने के लिए बनाया गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये वेन है, वेना कैवा। इधर से आपकी जो ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है? जो कि डीऑक्सिजनेटेड ब्लड है। वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में चला गया है, ठीक है? लंग्स में जो है अब अ ब्लड आ गया है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू आएगा, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आपके अयोर्टा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये डायग्राम अगर आप लोगों को ईज़ी लगती है तो आप लोग यहाँ से भी ये डायग्राम बना सकते हैं।
ठीक है? और कुछ इस तरह से अगर आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर या पेपर के ऊपर इसको लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग अपना क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर और आपको हो सकता है अगर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपने क्वेश्चन को इस तरह से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज नंबर 31 के ऊपर आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि एक टेबल ड्रॉ किया गया हुआ है और उसके अंदर जो है एयर के अंदर जो कंपोज़िशन है वो डिस्कस की गई है व्हेन यू इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल तो अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह से मुतासिर होती हैं, वो हम लोगों ने इसको देखना है और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है? ऑक्सीजन जो है जब आप इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर कितनी हो जाती है 21 ऑक्सीजन होती है, जब आप इनहेल कर लेते हैं तो 21 हो जाती है और जब आप एक्सहेल कर देते हैं तो 16% हो जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, जब आप लोग एक्सहेल कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है जब आप इनहेल करते हैं और 78% ही होती है जब आप एक्सहेल करते हैं। वाटर वेपर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, ठीक है? अब जब आप इनहेल कर लेते हैं तो वे वेरिएबल होते हैं और जब आप एक्सहेल कर लेते हैं तो वो सैचुरेटेड उसकी अमाउंट हो जाती है, ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन्स है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन्स आप बुक के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग है, आप लोगों से बुक के ऊपर नहीं लिखे जा रहे हैं, तो फिर आप उसको कॉपीज़ के ऊपर उतार सकते हैं। ठीक है? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो एयर के अंदर रिड्यूस क्यों हो जाती है जब आप लोग ब्रीथ आउट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन परसेंटेज इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज़ इट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने क्या किया है, अब आप लोगों ने इन्हेल कर ली है, तो इन्हेल करके कुछ ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर चली गई है, तो इसलिए जब एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ व्हिच गैस इज अनचेंज्ड एंड व्हाई? कौन सी ऐसी गैस है जिसकी अमाउंट अनचेंज रही है और क्यों? 78% है नाइट्रोजन की और 78% ही रही है। ये इसलिए बिकॉज़ हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कोई काम नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन जैसी है वो वैसी ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है? अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होती है इन द एक्सहेल्ड एयर। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और वो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, इसलिए जब वो एयर के अंदर जाती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डायग्राम शो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है आर्टरी, वेन और कैपिलरी का। अब हम लोगों ने बताना है कि जी व्हिच ब्लड वेसल्स कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। तो कैपिलरीज़ ऐसी वेन्स ब्लड वेसल्स हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आती है बिकॉज़ दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है? व्हिच ब्लड वेसल विल होल्ड मोर ब्लड देन अदर 2? कौन-सी ऐसी ब्लड वेसल है जो जिसके अंदर ज़्यादा देर तक ब्लड रह सकता है? दे आर वेन्स, क्योंकि वेन्स का जो ये सरफेस एरिया होता है ये थोड़ा-सा थिन होता है, सो दे कैन स्टोर मोर ब्लड। ठीक है? व्हाई पल्स इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन आर्टरीज़? पल्स जो है वो आर्टरीज़ के अंदर ही क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि ब्लड जो है वो उन्हीं के अंदर फ्लो करता है और हाई प्रेशर उसी के अंदर होता है फ्रॉम द हार्ट। ठीक है? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है तो वो आर्टरीज़ के अंदर ही उसको भेज रहा है, तो वो हाई प्रेशर जो होता है हार्ट की तरह से हा आर्टरीज़ के अंदर जो हाई प्रेशर होता है वो हार्ट की तरफ से होता है व्हिच कॉजिंग व्हिच कॉजेज़ देयर वॉल टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वॉल्स उसकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं और इस वजह से जो पल्स होती है वो सिर्फ़ आर्टरीज़ के अंदर होती है, वेन के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बच्ची है जिसका नाम अनम है। अच्छा, पेपर्स के अंदर ऐसा होता है अमूमन कि ये जो नाम होते हैं ये चेंज करके कोई और दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनम की जगह आयशा का लिखा हुआ आ जाएगा पेपर के अंदर। तो बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार हमारे तो बुक के अंदर ये अनम लिखा हुआ था यहाँ पे या कोई और नाम लिखा हुआ था, या वो बच्चे समझते हैं कि क्वेश्चन चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, जस्ट और आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए सिर्फ़ नाम को इधर-उधर कर दिया जाता है। ठीक है? तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है।
तो ये है जी एक बच्ची है, अनम है, उसने मेजर किया है अपना पल्स रेट को बिफोर शी एक्सरसाइज़ेज़ एंड उसका कितना है 60 बीट्स पर मिनट है और जब उसने एक्सरसाइज़ किया है 20 मिनट्स के लिए और फिर उसने अपनी ये मेजर की है पल्स रेट, तो अब उसकी जो पल्स रेट है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है और उसके बाद जो उसकी अ, उसने जब दोबारा हर मिनट पे अपनी पल्स रेट को मेज़र किया है, तो एक उसने उसके थ्रू एक क्या किया है ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो अब उस ग्राफ को देखते हुए हम लोगों ने अपना ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। ठीक है? आपकी बुक्स के अंदर ग्राफ बना हुआ है पेज नंबर 32 के ऊपर। तो जी क्वेश्चन है कि व्हाई डज़ हर पल्स रेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो पल्स रेट इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और हार्ट क्या करता है वो इट बीट्स फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड इंक्रीजिंग पल्स रेट। ठीक है? तो इस वजह से पल्स रेट जो होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है बिकॉज़ आप जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आप लोगों को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि आप लोग अच्छे से आपके सेल्स जो है वो काम कर सकें एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डज़ हर पल्स रेट रिटर्न टू नॉर्मल? कितनी देर के बाद उसका पल्स रेट नॉर्मल पे आ जाता है? तो अगर आप लोग ग्राफ के ऊपर देखें अपने बुक्स के ऊपर तो 50 मिनट्स पे आप लोग देखेंगे कि पल्स रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? और अब हम लोग लास्ट में आप लोगों ने कंक्लूड करना है कि आपका ये रिज़ल्ट जो है, वो आप लोग बताएँगे कि जी व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम हर रिज़ल्ट? रिज़ल्ट से हमें क्या पता चलता है? तो रिज़ल्ट से हमें ये पता चलता है कि पल्स रेट इंक्रीज़ेज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ एंड ग्रेजुअली रिटर्न्स नॉर्मल आफ्टर रेस्ट। जब आप रेस्ट करते हैं तो पल्स रेट फिर आपकी आहिस्ता-आहिस्ता वापस आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है? इसका मैं डायग्राम सॉरी ग्राफ जो है वो भी साथ में लगा दूँगी ताकि आप लोगों को फिर ईज़ी हो जाए इसको स्टडी करने में, अदरवाइज़ आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने रिसाइक्ल्ड मटेरियल की मदद से मॉडल बनाना है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हम ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। हम लोगों ने मॉडल में शो करना है अपने विंड पाइप और डायाफ्राम को कि किस तरह से ब्रीदिंग सिस्टम हमारा काम करता है। इसके लिए हमें क्या-क्या मटेरियल चाहिए होंगे, हमें एक ट्रांसपेरेंट बॉटल चाहिए होगी, 2 बैलून्स चाहिए होंगे जिससे हम लंग्स बनाएँगे। एक एक्स्ट्रा बैलून से आपने ये डायाफ्राम बनाना है जो आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। एक आप लोगों ने स्ट्रॉ यूज़ करना है, ये देखें ये जो है ये स्ट्रॉ यूज़ किया गया हुआ है। एक ओल्ड चार्टबोर्ड शीट आपने यूज़ करनी है फॉर मेकिंग योर बेस। टेप और ग्लू की ज़रूरत होगी, सीज़र की, ओल्ड मार्कर और पेपर की ताकि आप लोग अम लेबल कर सकें। ठीक है? स्टेप आपका क्या है कि आपने बॉटम बनाना है, सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल को कट करना है, उसके नीचे आप लोगों ने क्या लगाना है ये अपना बैलून लगाना है। एक स्ट्रॉ अपने बॉटल के माउथ से एंटर करना है और ये आपने दिखाना है कि ये क्या है, ट्रैकिया है। फिर आपने एक बैलून अटैच करना है एट द एंड ऑफ द स्ट्रॉ, ठीक है? कट द थर्ड बैलून एंड स्ट्रेच इट ओवर द ओपन बॉटम ऑफ द बॉटल दिस एक्ट एज डायाफ्राम। तो 2 आप लोगों ने जो है बैलून्स लगाने हैं और तीसरा बैलून आप लोगों ने डायाफ्राम के लिए लगाना है, ठीक है? फिक्स द एंटायर सेटअप, आप लोगों ने सारा सेटअप बनाना है कार्डबोर्ड के ऊपर और इसको आप लोगों ने अपनी बेस बनानी है, लेबल आपने करना है सारे पार्ट्स को। डेमोन्स्ट्रेशन आपने ये करनी है कि डायाफ्राम जो है आप लोग उसको जब नीचे की तरफ लेके आएँगे तो बैलून्स जो होंगे वो इन्फ्लेट होंगे एंड दिस विल शो इन्हेलेशन। फिर आप लोग डायाफ्राम को रिलीज़ कर देंगे तो वो डिफ्लेट हो जाएँगे लंग्स और ये शो करेंगे कि क्या हो रहा है, एयर आपकी बॉडी से निकल गई है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि पुलिंग द डायाफ्राम शोज़ डाउन क्रिएट्स लो प्रेशर इनसाइड द बॉटल. So air enters the lung, releasing the diaphragm increases pressure, so air is pushed out. This stimulates the gas exchange process in rare human lungs. ये इसी तरह से काम करता है जैसे आपके ओरिजिनल लंग्स काम करते हैं। इसके साथ डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा
और जब आप लोग अपनी क्लास में भी जब ये प्रोजेक्ट बनाएँगे तो कुछ इस तरह से करके बनाइएगा तो बहुत अच्छा इसका वर्किंग मॉडल बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है हम लोगों ने बनाना है, इस कॉन्सेप्ट ये है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि लंग्स से बॉडी की तरफ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो कि लंग्स में से वापस होता हुआ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और उसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मटेरियल हमें क्या-क्या चाहिए? स्मॉल यूज़ प्लास्टिक बॉटल चाहिए होगी, रेड यार्न और थ्रेड चाहिए होगा। ये रेड यार्न मतलब जो स्वेटर बुनने के लिए जो अ, धागा सा यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है। आप लोग स्ट्रॉज़ ले सकते हैं, ओल्ड कार्डबोर्ड ले सकते हैं। टेप और ग्लू ले सकते हैं, सीज़र्स, मार्कर और पेपर ले सकते हैं लेबल बनाने के लिए। मॉडल को आप जब बनाएँगे तो कुछ इस तरह से बनाएँगे, प्लास्टिक बॉटल को आपने कट करना है स्मॉल पीसेस के अंदर और रिप्रेज़ेंट करना है आपने अपने हार्ट को। फिर आप लोगों ने रेड यार्न या रेड थ्रेड लेनी है जिससे आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को शो करना है और आपने बताना है कि ये आपकी आर्टरीज़ हैं। फिर आपने इसी तरह ब्लू यार्न लेना है, फिर आप लोगों ने वेन्स को उससे शो करना है। फिर एरोज़ आपने लेने हैं, लेवल्स लेने हैं, डायरेक्शन ऑफ ब्लड को शो करना है कि इस तरह से ब्लड जो है यहाँ से होता हुआ ये एरोज़ आप देख रहे हैं अगर, तो ये एरोज़ के थ्रू बता रहा है कि ब्लड कहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाता है। ठीक है? आपने सारी चीज़ों को अपने कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो फिक्स करना है और लेबल करना है हार्ट, आर्टरीज़ और वेन्स को। डेमोन्स्ट्रेट आपने ये करना है कि रेड यार्न जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहाँ से जा रहा है लंग से होता हुआ हार्ट में और हार्ट से बॉडी में। ब्लू यार्न में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये बॉडी से होता हुआ हार्ट से होता हुआ लंग से वापस निकल जाता है। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट इन द बॉडी। वर्किंग प्रिंसिपल आपका ये होगा कि हार्ट जो है इट एक्ट्स लाइक अ पंप दैट पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी। यार्न जो है इट रिप्रेजेंट्स द ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन गोइंग टू बॉडी पार्ट्स। ब्लू यार्न जो है इट शोज ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग बैक टू द लंग्स। और ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि फ्लो ऑफ ब्लड और गैसेस जो है वो किस तरह से हो रहा है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है बट आप लोगों को ये सारा समझाना भी ज़रूरी था। आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए हो तो आप लोग अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में सेंड भी कर दूँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर। दिस इज़ लर्न विद अविता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।